हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आई एम प्राची मौर्य और हम आपको जा रहे हैं पढ़ाने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन अ वेरी वेरी इलेबोरेटिव मैनर। एक्ट को शुरू करने से पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं, कुछ एक्ट के बारे में डिटेल है, लेकिन हम ये पहले जानेंगे कि व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, किस लिए किया जाता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसकी क्या नीड है कॉन्ट्रैक्ट की। तो द फर्स्ट लाइन इज दोज एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सिएबल बाय लॉ और कॉन्ट्रैक्ट्स। वो एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो वो ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से एग्रीमेंट, इसका मतलब हमें ये जानना होगा कि एग्रीमेंट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट को जानने से पहले जब हम एग्रीमेंट जानेंगे तो क्योंकि एग्रीमेंट ही बाद में कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एग्रीमेंट क्या होता है। अब एग्रीमेंट को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि प्रॉमिस क्या होता है। विदाउट प्रॉमिस देयर इज नो एग्रीमेंट। हम किसी के साथ प्रॉमिस करेंगे, बाद में वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। तो प्रॉमिस होगा, फिर एग्रीमेंट होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो प्रॉमिस जानना होगा, और प्रॉमिस ऐसे तो हो नहीं सकता अचानक से, ऑल ऑफ सडन। तो प्रॉमिस के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला, प्रपोजल। पहले प्रपोजल दिया जाएगा, देन उसका एक्सेप्टेंस होगा। जब एक्सेप्टेंस हो जाएगा तब वो प्रॉमिस बनेगा। प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, दीज आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को करने के स्टेजेस है। कौन कौन से? प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज इज द प्रॉमिस, थर्ड स्टेज इज द एग्रीमेंट, एंड फोर्थ स्टेज इज द कॉन्ट्रैक्ट, एंड द लास्ट फाइनल स्टेज is the contract. Stages of contract, या हम ये कह सकते हैं स्टेजेस टू डू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ। तो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को होने के लिए। फिर यहाँ एक वर्ड है इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल हो। क्या अगर हम चलते फिरते बहुत सारे प्रोमिस करते हुए चलते हैं, हम अपने दोस्तों से प्रॉमिस करते हैं, सिबलिंग से प्रॉमिस करते हैं, और हम जैसे कह दिए कि हम तुम्हें एक पेन गिफ्ट देंगे और हम नहीं दे पाते उसे गिफ्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आप प्रॉमिस करते हैं अपने फ्रेंड को एक पेन को देना और आप नहीं दे पाते हैं, तो क्या वो इसको इन्फोर्स कराया जा सकता है कोर्ट में? नहीं कराया जा सकता। दिस इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्रॉमिस। क्योंकि प्रॉमिस को एक स्टेज ऊपर जाना होगा, उसे एग्रीमेंट बनना होगा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। देन देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? दिस इज अ काइंड ऑफ लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन होना चाहिए क्रिएट करना, क्या चीज? लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन। अब ये इंटेंशन क्या है, किस तरह का इंटेंशन होना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ए है अ पर्सन जो कि एक शॉपकीपर के पास जाता है, एस के पास, और वो ये डिमांड करता है कि भैया मुझे ऑयल दे दीजिए। अब उसे ऑयल परचेज करना रहता है, वो ऑयल के डिमांड करता है शॉपकीपर से। यूजुअली ए हमेशा शॉपकीपर से मस्टर्ड ऑयल ले जाया करता था, लेकिन उस दिन उसने नहीं बोला कि मुझे मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए। जब उसने ये क्लियर नहीं किया तो इस शॉपकीपर ने उसे उठा करके मस्टर्ड ऑयल ही दिया। लेकिन उस दिन ए को चाहिए था कोकोनट ऑयल। ए को ये पूरा करना था फुलफिल, कि उसे सारी चीजों को बताना चाहिए एस को, शॉपकीपर को। उसने नहीं बताया और उसे मस्टर्ड ऑयल मिला। तो यहाँ पे इंटेंशन नहीं बन पाया, पूरा फुलफिल नहीं हो पाया। तो इसलिए इंटेंशन की जरूरत पड़ती है। या अगर हम पेन लेने जाते हैं तो ये कहेंगे हमें ब्लू पेन चाहिए या ब्लैक पेन चाहिए, रेड पेन चाहिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। तो इस इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। अगर किसी भी दबाव में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर फ्री कंसेंट नहीं होता है, विदाउट फ्री कंसेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, दैट इजंट अ कॉन्ट्रैक्ट। और वहां पे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे फ्री कंसेंट नहीं था। अब फ्री कंसेंट मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई इंसेन पर्सन है, मतलब मेंटली डिसेबल पर्सन, इंसेन मेंटली डिसेबल जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है,
अगर उस व्यक्ति से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, तो क्या वो इंटेंशन समझ सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का? वो तो इंटेंशन समझ नहीं सकता। या किसी व्यक्ति को इंटॉक्सिकेट करते हैं, इंटॉक्सिकेशन में कोई व्यक्ति हमारे साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है, इंटॉक्सिकेट मतलब इंटॉक्सिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरह का शराब या ड्रग्स कि वो अपने किसी भी चीज की गंभीरता को समझने के योग्य नहीं है इस समय, उस समय अगर हम उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी उस कॉन्ट्रैक्ट की इंटेंशन को नहीं समझ सकता। किसी बच्चे के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता को नहीं समझ सकता। तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता को नहीं समझा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के इंटेंशन को नहीं समझा जाएगा, पर्सन के इंटेंशन को नहीं समझा जाएगा, तब तक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता। जब तक लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होगा तब तक उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा। इसलिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना बहुत ही जरूरी होता है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन arises कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल लॉ और अ क्रिमिनल लॉ। कॉन्ट्रैक्ट सिविल लॉ है या क्रिमिनल लॉ है? तो इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज सिविल लॉ एंड व्हाट इज क्रिमिनल लॉ। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्रिमिनल लॉ, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिविल लॉ होते हैं वो डील करते हैं डिस्प्यूट से, जो कि रिलेटेड होता है पर्सन्स में, आपस में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया रिलेटेड टू फैमिली प्रॉपर्टी या फिर कोई भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ, रिलेटेड टू डाइवोर्स, मेट्रीमोनियल रिलेशन से रिलेटेड, एडॉप्शन, ईटीसी, ये सारे चीजें आती हैं सिविल में। क्रिमिनल में क्या आता है? क्रिमिनल में ऑफेंसेस आते हैं। ऑफेंसेस अगर या तो पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है या तो पब्लिक के अगेंस्ट हो सकता है, ऑफेंस किसी भी तरह से हो सकता है, तो ऑफेंसेस क्रिमिनल में आएंगे। ऑफेंसेस कैसे? लाइक डकैती, डकैती ऑफेंस एक हो गया, मर्डर होना किसी का, थेफ्ट करना, ईटीसी, ये सारे ऑफेंसेस क्रिमिनल में आएंगे। तो ये डील करते हैं क्रिमिनल से। ओके, सिविल लॉ में सेकेंड पॉइंट इज, फर्स्ट इज डिस्प्यूट होता है सिविल लॉ में, सेकेंड मिलता है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन दिया जाता है पर्सन के द्वारा अगर वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता। कंपेंसेशन मीन्स मुआवजा देना, मुआवजा मिलता है अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाती। और क्रिमिनल लॉ में क्या मिलेगा? पनिशमेंट, पनिशमेंट दिया जाएगा कोर्ट के द्वारा और फाइन दिया जाएगा। दोनों भी दिया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि कैसा एक्ट है हमारा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किसमें मेंशन है? इसके एग्जांपल्स क्या है क्रिमिनल लॉ से जो डील करते हैं? आईपीसी, सीआरपीसी, ये सारे क्रिमिनल लॉ के एग्जांपल्स है। इसके एग्जांपल क्या है? सीपीसी वगैरह इसके एग्जांपल है। ओके, सिविल लॉ के। टॉर्ट भी इसका एग्जांपल है, टॉर्ट से सारे सिविल लॉ ओरिजिनेट होकर के आए हैं। ओके, देन सो द आंसर इज कॉन्ट्रैक्ट इज अ सिविल लॉ। आंसर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल लॉ है, बट इट्स ऑब्लिगेशन इज वॉलंटरली क्रिएटेड बाय द पर्सन। ये इसका जो ऑब्लिगेशन होता है वो वॉलंटरली क्रिएट किया जाता है पर्सन के द्वारा। अब वो ये वॉलंटरली क्या होता है? वॉलंटरी अर्थात मतलब स्वेच्छा से क्रिएट किया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा। स्वेच्छा से क्रिएट करना मीन्स कि आप चाहते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करेंगे और हम इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करेंगे, और आप अगर फुलफिल नहीं कर पाते हैं, ये जो ऑब्लिगेशन लिखा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट में, अगर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपको उससे जितना भी हर्जाना होगा, मुआवजा होगा, वो एज अ कंपेंसेशन देना होगा सामने वाली पार्टी को। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों इंटर करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे ए और बी का सिग्नेचर भी है। किसी भी तरीके से अगर ए इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर पाता है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता है इस कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि उसके द्वारा खुद से इंटर किया गया था, उसके द्वारा खुद साइन किया गया था इसमें, और वो फुलफिल नहीं कर पाता है इस कॉन्ट्रैक्ट को, देन वो कंपनसेशन के लायबल होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है ऑब्लिगेशन इज वॉलंटरली क्रिएटेड बाय द पर्सन, स्वेच्छा से क्रिएट किया गया ऑब्लिगेशन, इसलिए ये सिविल लॉ के अंदर आता है और ये वॉलंटरली ऑब्लिगेशन होता है। ये दोनों ही याद करने वाली चीजें हैं। क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि वॉलंटरली क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है। तो यहाँ पे हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया है कि ऑब्लिगेशन और वॉलंटरली में डिफरेंस क्या होता है, वॉलंटरी कोई भी ऑब्लिगेशन कैसे बनता है।
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको दे भी चुके हैं पहले कि यू प्रोमिसेस टू ब्रिंग अ पेन एज अ गिफ्ट टू योर फ्रेंड, आपने प्रॉमिस किया और आप नहीं दे पाए, तो क्या ये लीगली इन्फोर्स हो सकता है? तो ये लीगली इन्फोर्स नहीं हो सकता, ये जस्ट अ प्रॉमिस है। प्रॉमिस ब्रेक होने पे इसको लीगली इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, क्योंकि लीगली इन्फोर्स क्या हो सकता है? लीगली इन्फोर्स हम ऊपर अभी पढ़ के आए हैं, वो एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट ही लीगली इन्फोर्स होगा। जब वो इन्फोर्स होगा तो वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है, यू आर इन लव, यू मेक अ प्रॉमिस फॉर मून एंड स्टार टू गिव योर लव्ड वंस। तो ये पॉसिबल है कि आप किसी को मून या स्टार दे सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इम्पॉसिबल एक्ट भी तो नहीं हो सकता इन्फोर्सिबल लॉ के द्वारा। ये इम्पॉसिबल एक्ट है, ये भी इन्फोर्सिबल नहीं है लॉ के द्वारा। तो दोनों ही एग्जाम्पल्स इन्फोर्सिबल नहीं है। ये दीज आर जस्ट अ प्रॉमिस, दीज आर जस्ट अ प्रॉमिस। इसके बाद हम ये जान लेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया कहाँ से है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं, क्या इसका काम है, क्या ये पहले था हमारे इंडिया में या नहीं था। इसकी लिटिल हिस्ट्री देखें अगर, बिफोर ब्रिटिश रूल देयर वाज नो कोडिफाइड लॉ। तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में पहले आपको पता होगा मुगल्स का रूल था। इंडिया में ब्रिटिशर्स से पहले मुगल्स रूल था इंडिया में। मुगल्स के टाइम पे इंडिया में कौन से लॉ फॉलो किए जाते थे? मुगल्स के टाइम में इंडिया में पर्सनल लॉज चलते थे। पर्सनल लॉज मीन्स हिंदूज के लिए हिंदू लॉ एंड मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ चलता था इनके टाइम में। जब मुगल्स का रूल खत्म हुआ और ब्रिटिशर्स आए, तो उन्होंने सारे लॉज को कोडिफाई किया। कोडिफाई मीन्स क्या होता है? कोडिफिकेशन ऑफ लॉ मीन्स लॉ को लिखना रिटन फॉर्म में, प्रॉपर तरीके से लिखना एज अ फॉर्मेट। तो इंडिया में पहली बात कोडिफिकेशन का कोई रूल ही नहीं था। ये कोडिफिकेशन का रूल ब्रिटिशर्स लेके आए इंडिया में, और साथ में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पास किया इंडिया में। और द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस एग्रीमेंट। कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ही डील होता है। अगर हम ये भी इसे कह सकते हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये बिजनेस लॉज है। बिजनेस लॉज का ओरिजिन ही कॉन्ट्रैक्ट है। दीज आर बिजनेस लॉज, बिजनेस लॉज, और ये है कॉन्ट्रैक्ट। तो बिजनेस लॉज का ओरिजिन ही कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है। बिना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कोई भी बिजनेस लॉज का ओरिजिन नहीं हो सकता। एंड द सेकेंड पॉइंट इज इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्ट ऑफ ब्रिटिश इरा। ये सक्सेसफुल एक्ट क्यों कहा जा रहा है ब्रिटिश इरा का, और अभी भी ये सक्सेसफुल एक्ट क्यों है? बिकॉज कोई भी एक्ट 1872 से लेकर के 2024 तक चलना, वो भी अपना इसेंस खोए हुए, जो उसका महत्वता है वो अभी भी इस एक्ट का नहीं खोया। जो ये 1872 में कहना चाहता था, जो उसका कैरेक्टर था 1872 में, वो अभी भी 2024 में मेंटेन है इस एक्ट का। इसलिए इसे हम गुड लॉ या गुड एक्ट भी कह सकते हैं। ये गुड एक्ट या गुड लॉ है क्योंकि इसका इसेंस अभी भी खत्म नहीं हुआ है फ्रॉम ब्रिटिश इरा 1872 टू 2024। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, सेवरल अमेंडमेंट्स हुए हैं समय के साथ साथ, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे सेक्शंस भी दिए गए हैं, रिपील भी कर दिए गए हैं। बट अभी भी इसेंस इसका वही है जो ब्रिटिश के टाइम में था, जिस इसेंस से इसको लाया गया था कि कैसे इन्फोर्सिबिलिटी किया जाएगा। तो आपको यहां तक ये अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी कैसे होती है, इंटेंशन होना कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी होता है, ये एक सिविल लॉ है, प्रॉमिस कैसे होता है, एग्रीमेंट कैसे होता है, प्रपोजल कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस क्या क्या है, और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री भी आप समझ गए होंगे। एज सच हिस्ट्री को जानना इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक ये बताता है हिस्ट्री कि ये किस तरह से इसका परफॉर्मेंस होता है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को जानना और इसकी हिस्ट्री को जानना दोनों ही बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर हम एक्ट में इंटर करें तो हमें ये जानना चाहिए कि ये पास किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा और साइन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और इन्फोर्सिबिलिटी, ये तीन चीजें बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं एग्जाम्स में अगर आ जाए कि पास्ड इन पार्लियामेंट और साइंड बाय गवर्नमेंट,
तो इन दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये क्या कहना चाह रहा है, ये क्या सेम चीजें हैं, क्या कोई इसमें डिफरेंस होता है, और इन्फोर्सिबिलिटी में भी इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। तो पास्ड इन पार्लियामेंट एंड साइंड बाय गवर्नमेंट बोथ आर द सेम थिंग्स, इसका मतलब ही सेम है। पास पार्लियामेंट में पास होना मतलब ये कि बोथ हाउसेज में पास किया गया है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज में इसे पास किया गया है, तभी उसके बाद साइन किया गया है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। इसका मतलब पार्लियामेंट में पास हुआ, या इसका मतलब ही यही है कि साइन किया जाना गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद इंफोर्सिएबल हुआ है, इंफोर्सिएबल मतलब लागू कराना, ऑल इंडिया में लागू कब हुआ ये, तो 25 अप्रैल 1872 को ये पार्लियामेंट में पास हुआ था या साइन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और इंफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इंफोर्सिबिलिटी मतलब इंडिया में लागू होना, जब इंडिया में लागू हुआ था कब, 1 सितंबर 1872 को। तो इसको याद करना बहुत जरूरी होता है, ये नेट के एग्जाम्स में और प्रीलिम्स में ये क्वेश्चंस आता ही आता है, कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चंस केवल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड नहीं आता, ये जितने भी एक्ट हैं उनका पास डेट और या फिर साइन डेट गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर इंफोर्सिबिलिटी डेट, ये याद करना बहुत जरूरी होता है सारे एक्ट्स का, बहुत जरूरी। नेक्स्ट कह रहा है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस एक्ट 266 सेक्शंस थे, 266 सेक्शन थे जब ये एक्ट फॉर्मेशन हुआ था। ये एक्ट जब लागू हुआ था उस समय 266 सेक्शंस थे, लेकिन अब 238 सेक्शन है। मींस 1872 की ये बात कर रहा है और ये बात कर रहा है 2024 की। 2024 में 238 सेक्शन है और 1872 में 266, तो बीच के सेक्शंस कहाँ गए, वो रिपील्ड कर दिया गया है, वो रिपील कर दिया गया है। अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्यों रिपील किया गया है। नेक्स्ट, द मेन एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेन एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, तो मेन एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का इंफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, लॉ को के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करना, कि एग्रीमेंट को हम लॉ के द्वारा तो इन्फोर्स करा नहीं सकते, इसलिए उसे कॉन्ट्रैक्ट का रूप दिया जाता है कि उसे इन्फोर्स कराया जा सके लॉ के द्वारा। मतलब एक तरह का ये लीगल रेमेडी देता है कि हम उसे रिलेटेड केस कोर्ट में फाइल कर सके। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सिएबल नहीं है लॉ के द्वारा, जैसे हमने आपको एग्जांपल अभी नीचे दिया था कि अगर लव्ड वंस को आप देना चाहते हैं चांद और तारे तोड़ के, तो वो तो इम्पॉसिबल है और उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता लॉ के द्वारा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराना लॉ के द्वारा इज अ कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इसेंस, यही है कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक इसेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्स ऑफ आईसीए। आईसीए का जो सोर्स है दैट इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या है, टू द होल इंडिया। मींस जब 1872 में ये कॉन्ट्रैक्ट बन के आया था तो इसका होल इंडिया में एक्सटेंड नहीं था, ये कुछ ही पार्ट में इंडिया के लागू हुआ करता था। आफ्टर 2019 अमेंडमेंट एक्ट जम्मू कश्मीर का, ये जो एक्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो होल इंडिया में अप्लाई होने लगा है। तो आई होप आपको यहां तक चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ गई होंगी। पहली बात तो हमें ये याद करके चलना है कि ये पास कब किया गया था पार्लियामेंट में, और दूसरी बात इसकी इंफोर्सिबिलिटी कब थी, और कितने सेक्शंस 1872 में थे और अभी ही कितने सेक्शंस हैं, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और इसके बाद हमने आपको इसके सारे रिलेटेड चीजें, कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, वो चीजें हमने आपको बता दिया और हिस्ट्री भी हमने आपको बता दिया। अब आते हैं हम डिवीजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डिवीजन के बारे में जानते हैं 1872 में जो कि फॉर्म हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो हमें ये जान लेना है इसमें अच्छे से कि चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 जो कि डील करेगा सेक्शन 1 टू 75 से, वो उसे नाम दिया जाता है जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें लिखा हुआ है सारे जनरल प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट के सारे जनरल प्रिंसिपल्स इसमें लिखे हैं 1 टू 75 में। 1 टू लेके 6 तक हमको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है चैप्टर 7। चैप्टर 7 डील करेगा 76 टू 123।
76 टू 123 जो कि रिपील्ड है 1930 में, और ये क्या बन चुका है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो कि अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो ये हमें नहीं पढ़ना है, तो बीच के सेक्शंस ये हमें नहीं पढ़ने, सेल्स ऑफ गुड्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ नहीं पढ़ना है। लेकिन जब हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तो उसके पीछे हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि क्यों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा जाता है, क्योंकि सेल्स ऑफ गुड का इसेंस ही निकल के आएगा कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि एक समय में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इज वाज द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो है इसका, अगर हम बात करें चैप्टर 8 टू चैप्टर 10, 124 से लेकर के 238 तक डील करता है सेक्शन, और जो कि बात करता है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ पढ़ना है, और ये जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं मेंस में, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है चैप्टर 11। चैप्टर 11 डील करता है सेक्शन 239 टू 266। यही पार्ट भी निकाल दिया गया है, जो कि आखिरी पार्ट था, आपने देखा था अभी लास्ट पीडीएफ में, ये देखिए पेजेस में, ये 266 थे सेक्शन, तो इसको लास्ट वाले पार्ट को निकाल दिया गया है 266 वाला, और ये बन चुका है अब 239 से 266 तक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और वो 1930 में निकाला गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और ये 1932 में निकाला गया है। ओके, तो अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो उसके साथ इसे भी नहीं पढ़ा जाता, लेकिन जब हम पार्टनरशिप पढ़ेंगे, यहाँ पे पिक्चर भी लगी हुई है इसकी, अगर हम पार्टनरशिप एक्ट पढ़ेंगे तो उसके साथ हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना बनता है, क्योंकि ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इसेंस बताएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमको कौन कौन से पार्ट्स पढ़ने हैं इसके, तो हमें सेक्शन 124 से लेकर के 238 तक पढ़ना है, और सेक्शन 1 टू 75 तक पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बीच की जो सेक्शन है 76 टू 123 वो भी रिपील्ड है, और सेक्शन 239 टू 266 ये भी रिपील्ड है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, तो दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा। और एक बात दोस्तों, जिस पीडीएफ से हमने आपको अभी पढ़ाया है, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप इसे ले सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और ये क्यूआर कोड को स्कैन करने पे केवल 21 रुपए का ये पीडीएफ मिल जाएगा, और कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी को जानने के लिए आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।